हेलो एवरीवन। देखिए मेरे पास आज एक सिनेरियो है। ठीक है, इस सिनेरियो में आपके पास दो सिचुएशन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। दोनों ने सीजीएल 2023 का एग्जाम दिया और दोनों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम रीजन समझेंगे कि क्या रीजन रहा है। फिर उसके बाद दोनों ने सीजीएल 2024 का एग्जाम दिया और उसमें अब देखते हैं कि जब सीजीएल 2023 में दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके बाद में दोनों की स्ट्रेटजी क्या रही थी। तो सबसे पहले जो पर्सन ए है उसने क्या किया, उसने पहले पी टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था सीजीएल 2023 में। उसको लगा कि उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है या फिर उसने को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाई, तो उसने क्या किया, उसने क्यू टीचर का फिर कोर्स खरीदा, दोबारा से सब बहुत अच्छे से मेहनत से सब कुछ सिलेबस कवर किया। उसके बाद में फिर वो सीजीएल 2024 में एग्जाम देने गया, रिजल्ट अभी नहीं पता। मीनवाइल हम पर्सन बी की बात कर लेते हैं। पर्सन बी ने क्या किया, इसका भी सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ था, तो इसने क्या किया, इसने पहले एनालाइज किया कि उसकी मिस्टेक्स क्या रही थी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो पर्सन ए था ना, उसने रीस्टार्ट किया दोबारा से, पहले एक सिलेबस किया किसी कोर्स से, फिर दोबारा दूसरे टीचर के कोर्स से अपना सिलेबस पूरा किया। पर्सन बी ने क्या किया, उसने रिज्यूम किया, पहले देखा कि उसने जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर चुका था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी। तो उसने क्या किया, सीजीएल 2024 के लिए जब उसने प्रिपरेशन की ना, तो उसने गैप ढूंढे कि क्या क्या गैप उसके रह गए थे। तो मैंने यहाँ पे जो रेड से हाईलाइट की थी ना, तो ये सारे गैप्स उसने फिल किए, जितने मैक्सिमम पॉसिबल वो गैप्स फिल कर सकता था उसने सारे के सारे गैप्स फिल किए। अब जब सीजीएल 2024 का रिजल्ट आने वाला था, आंसर की आई, तो जो पर्सन ए है उसको स्कोर बन रहा था 302। ठीक है, और जो पर्सन बी है उसके स्कोर बन रहा है अभी 330। मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया है, अब हम डिटेल में समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही है दोनों के साथ में, और जो गैप्स हैं आपके, गैप्स भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बिगिनर्स भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, बहुत जल्दी उसका स्कोर जो है ना, अगर प्री की हम बात करें, बहुत जल्दी उसका स्कोर 100 120 तक पहुंच जाता है, लेकिन 150 क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। उसमें क्या, जो आपके गैप्स रह जाते हैं वो आपको गैप्स कंप्लीट करने होते हैं। इस वीडियो में हम जो रिपीटर्स हैं मेनली, उनकी जो सिलेक्शन बार बार नहीं हो पाता, 2-3 बार एग्जाम दे चुके होते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाते, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रहते हैं जिससे कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये जो गैप्स हैं, जो पर्सन बी ने जो अपने गैप्स फिल किए हैं, हम पहले यही देखेंगे कि वो गैप्स होते क्या हैं। उससे पहले आप करंट जो आपका सिनेरियो है वो समझ लो एक बार। जो आपका कंपटीशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप सीजीएल 2025 से कोई जॉब लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको प्री में 150 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। ये 150 प्लस जो मैं कह रहा हूँ, ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ नॉर्मलाइज स्कोर। आपने देखा होगा इस बार भी जो कट ऑफ है आपकी वो 153 के आसपास गई थी। उसमें भी अगर किसी के 145 के आसपास रो मार्क्स रहे होंगे या 142 रहे होंगे, वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे कि आपकी शिफ्ट किस लेवल की थी। तो इससे कम जो अगर आपके मार्क्स थे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा प्री में भी। तो एटलीस्ट आपको 150 प्लस का टारगेट रखना है। अब देखो, सीजीएल 2024 में आपके 35 लाख फॉर्म फिल हुए, उसमें से आपकी 17.5 थाउजेंड के आसपास आपकी वैकेंसी थी, 17,500 के आसपास। तो सिलेक्शन रेट आप देखोगे तो सिर्फ 99.5% है। और सीजीएल 23 में ये सिलेक्शन रेट और भी कम था आपका, 99.8%। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपकी रियलिटी है, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं एग्जाम में, लेकिन सिलेक्शन जो हो पाता है वो 0.2 से लेके 0.5 का ही हो पाता है। तो इस बार अगर आपका कुछ मार्क्स आप रह गए मेंस में, या फिर प्री आपका नहीं हो पाया था, प्री में आपके 140 रह गए, 2-3 मार्क्स आप रह गए या 10 मार्क्स रह गए, तो उसको कैसे आपको कवर करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं हम टीयर 2 का। टीयर 2 में भी आपको एटलीस्ट 323 स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको कोई पोस्ट चाहिए। वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, थोड़ा स्कोर आपका आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे 90 में से 82 एटलीस्ट आपको मैथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर इतना आप स्कोर लेकर आओगे एटलीस्ट, तब जाकर आपको कोई पोस्ट मिलेगी। तो एटलीस्ट आप देखो कि 90 में से 82 आपको मैथ में लाना पड़ रहा है, 82 आपको रीजनिंग में लाना पड़ रहा है, 119 आपको 135 में से इंग्लिश में आपको लाना पड़ रहा है, और 75 में से आपको जीके में भी 40 मार्क्स एटलीस्ट लाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी लर्निंग है सीजीएल 2024 से, वो सबसे बड़ी लर्निंग आपकी ये है कि सभी सेक्शन जो है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सेक्शन में बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस के बिना कोई सिलेक्शन नहीं है। अगर जीएस में 40 मार्क्स आपके कम आ जा रहे हैं तो आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी, भले ही आप इनमें 100% स्कोर कर पाओ, लेकिन अगर जीएस में आपके 20 मार्क्स आ गए तो आप 4600 तक नहीं पहुंच पाओगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिफरेंट ईयर में डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट होता है एसएससी का, और डिफरेंट सब्जेक्ट को वो टिपिकल बना देती है।
जैसे इस बार उसने जीएस को टिपिकल बना दिया, कभी वो इंग्लिश को टिपिकल बना देती है। एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है एसएससी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हर एक सब्जेक्ट को। अब बात कर लेते हैं गैप्स की। जो पर्सन बी था उसने सबसे पहले अपने जो गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और फिर उनको फिल किया। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा कि गैप्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं और उनको फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कोई टॉपिक तो नहीं है जो आपने अभी तक कवर नहीं किए। तो जो सिलेबस कंप्लीट करना होता है, आपको 95% से लेकर 100% आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ये 95 जो मैं कह रहा हूँ 95%, ये आप जीएस के लिए एप्लीकेबल है ये, और किसी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी तीनों सब्जेक्ट में आपको 100% सिलेबस करना है। सेकंड काम आपको क्या करना है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ में जनरली डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, या फिर आपके जो और बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपके रेस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, आपकी स्टैटिस्टिक हो गई। तो इस तरह से आपको अपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं। इंग्लिश में आपके कौन से वीक टॉपिक है, जैसे पैरा जंबल में जनरल एस्पिरेंट होते हैं वो गलती करते हैं, ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि आप सिली मिस्टेक किस तरह की आप करते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। देखो टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा, ये टाइम मैनेजमेंट है, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो तब आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कि आपको ऐसा सब्जेक्ट नहीं पकड़ लेना जिससे कि आपको इनपुट आपका बहुत ज्यादा लगे और आउटपुट ना निकल के आए। और टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है एग्जाम हॉल में भी। एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आपका प्रेशर होता है माइंड पे। आप देखो, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपका स्कोर बना है 150। सेम मॉक टेस्ट मैं आपको एग्जाम हॉल में बिठा के दूंगा तो आपका 135 के आसपास स्कोर बनेगा, या मैक्सिमम 140 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 10 मार्क्स लेस आ रहे हैं ना, ये 10 मार्क्स आपके लेस आ रहे हैं प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी ऐसी होती है जिससे कि एटलीस्ट 10 मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप लाइव मॉक देते हो ना, लाइव मॉक टिपिकल होते हैं आपके एसएससी के एग्जाम से, उसमें आप स्कोर कर जाते हो 160, लेकिन एग्जाम में आपका जाके स्कोर हो सकता है 140, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है कि आपको जितना ज्यादा हो सके कूल माइंड से एग्जाम में बैठना हो, ठीक है। ये नहीं हो पाता, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ में आपको कैसे भी करके, मेडिटेशन करके, कुछ भी करके, आपको जो अपना माइंड है वो कूल रखना है एग्जाम के टाइम। फिर अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आपको कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, चाहे भले ही आप 15 मिनट या आधा घंटा डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। और लैक ऑफ रिविजन, ये जो है, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर था स्कोर कम आने का, ठीक है। जो मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता था, टीयर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, टीयर 1 में जब मैं जीएस के 2 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में भी अवेलेबल थे वो मैं गलत करके आया था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला, मैं 1 मिनट भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। जो मैं अब तक पढ़ चुका हूँ वही मेरे को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं। तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया था, मैंने एटलीस्ट 4 टाइम्स जीएस रिवाइज की थी प्री के बाद में, ठीक है। वही जो मेरे नोट्स में थी, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। अब देखो बात कर लेते हैं हाउ टू फिल गैप। आपको ये जो गैप्स हैं आपके, ठीक है, ये फिल कैसे करने हैं, ये बेसिकली रिपीटर्स की ही मैं बात करूंगा पूरी वीडियो में। बिगिनर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वो उसको जाके देख सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर्मूला नोट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये आपको हर 15 दिन में आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने फॉर्मूला नोट्स डाल दिए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उनसे आइडिया ले सकते हो कि कैसे फॉर्मूला नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा, आपको खुद अपने हाथों से अपने फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं। जो भी आपके मैथ के नोट्स हैं उनको गो थ्रू करोगे और खुद से अपने फॉर्मूला नोट्स आप बनाओगे, और आपको फॉर्मूला नोट्स को रिवाइज करना है एवरी अल्टरनेट वीक। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज करो आपसे जो पिरामिड होता है, ठीक है, पिरामिड का आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, जो फ्रस्टम आपका होता है, ठीक है, उसका आपसे वॉल्यूम पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर इसका जो फॉर्मूला होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता ना तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के आओगे, आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल टाइम अपने फॉर्मूला नोट्स रिवाइज किए हैं तो ये क्वेश्चन आप करके आओगे। जो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूला नोट्स बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको 100% स्कोर करना है मैथ में। और ये जो गैप्स है ना, जो मैंने लास्ट स्लाइड में गैप्स बताए हैं, ये आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करने हैं। आपके पास 1 महीना 20 दिन का टाइम है, तब तक आपको ये सारे के सारे गैप्स कंप्लीट करने हैं। स्क्वायर को आपको ध्यान रखना है, क्यूब्स एटलीस्ट 25 तक आपको आने चाहिए, और जो पाइथागोरस टिपलेट होते हैं, इंपॉर्टेंट टिपलेट होते हैं लगभग आपके 30 के आसपास, वो आपको सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए। आपको ट्राई करना है अपना टाइम बचाने का, कि कैसे आप मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट लगा के आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको लिमिटेड अपने जो रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड करना होगा। अब पता लगा आपको कोई मॉक में क्वेश्चन अच्छा लगा, उसको आप अपने नोट्स में नोट करने लगे, फिर उसके बाद में आपने उसका सोल्यूशन नोट किया, ठीक है। तो उसमें आपने 10 मिनट्स लगा दिए,
ये 10 मिनट्स को आप 1 मिनट में कैसे करोगे, ये मैं तब बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, जब मैं आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। और देखो, आपको कोई भी नया कोर्स नहीं खरीदना है अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कोर्स से कर लिया है, ठीक है, किसी भी टीचर से कर लिया है। बस आपको अब गैप्स फिल करने हैं, और गैप्स आप बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब से भी फिल कर सकते हो फ्री में, बिना किसी को एक पैसा दिए। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनपुट आउटपुट रेस है वो आपको देखना है, ठीक है। आपने 1.5 साल की करंट अफेयर पढ़ ली और आपने पॉलिटी पूरी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आप लॉस में जाओगे, सिलेक्शन से तो दूर वैसे ही हो जाओगे आप। या आपने ज्योग्राफी पूरी नहीं की लेकिन आपने करंट अफेयर 2 साल की कर ली, क्या फायदा इसका, ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले आपको कोर एरिया अपने कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में जाके आपने एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं इधर उधर, करंट अफेयर हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, इस तरह से। अब देखो, मॉक टेस्ट में क्या है कि जो आप रिपीटर्स हो, आपके लिए जो लाइव टेस्ट है ना, लाइव मॉक हो, 3 लाइव मॉक होते हैं, ठीक है, 3 से भी ज्यादा होते होंगे, लेकिन 3 आपको एटलीस्ट देने हैं हर वीक में, ठीक है। 2 आप सैटरडे को दो, 1 संडे को दो, या कैसे भी मैनेज करो, 2 दिन में आपको 3 मॉक देने हैं। एक तो आपको ओली बोर्ड वाला देना है, एक आपको द पंडित वाला देना है, और एक आपको आरबी वाला देना है। ये तीनों मॉक आपको जरूर देने हैं। उसके बाद में आपको राइट डाउन नहीं करने, जो क्वेश्चन है उनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको पेस्ट करना है पीपीटी फाइल में, ठीक है, जो पावर पॉइंट की फाइल होती है उसमें पेस्ट कर लेना। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये शायद द पंडित के मॉक में आया था, ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया और सिर्फ 9% ने ये करेक्ट आंसर किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और एक पीपीटी फाइल बना ली, ठीक है। पहले जब मैं रिवाइज करने आऊंगा तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, अगर मेरे से सोल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से इसका सॉल्यूशन देख लूंगा। ऐसे आपको अपने मॉक के जो अच्छे क्वेश्चन है वो इकट्ठे करने हैं। और देखो, जो मोबाइल में मॉक वगैरह देते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, और वो स्क्रीनशॉट इतने भर जाते हैं आपके मोबाइल में, कभी भी उनका रिवीजन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। 3-4 आपको पीपीटी बनानी है। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आपको 4 पीपीटी बनानी है, एक मैथ के नाम से, एक रीजनिंग के नाम से, ठीक है, और एक इंग्लिश के नाम से, ठीक है। इंग्लिश और जीएस में बहुत कम आएगा, ठीक है। मैक्सिमम जब आप कंप्लीट एक ईयर हो जाएगा ना, इसमें मैक्सिमम आपकी 100 ही स्लाइड आएंगी, ठीक है। इसमें देखना है आपको कि इंग्लिश का कोई अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है वो, ठीक है, उसी को डालना है, नहीं तो हर एक वो कैब का वर्ड आपको इसमें नहीं डालना। और जीएस में कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, वो डाल सकते हो, लेकिन अवॉइड करना कि इंग्लिश और जीएस में आप फालतू में मत भर दो उसको, क्योंकि रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैथ में जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो एक मॉक में 25 क्वेश्चन आए, तो हार्डली आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे एक मॉक से आपके। तो 3 मॉक अगर आप वीक में दे रहे हो तो हार्डली 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ के। ऐसे ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिल सकते हैं। तो एक वीक में इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, मंथ में कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, 10 मंथ्स में 200 क्वेश्चन। तो ये 200 क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर पीपीटी आपको मैनेज करनी है, और फिर एटलीस्ट 2 या 3 बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। अब बात कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट था एनालाइज ओवर वीक टॉपिक। देखो, मॉक टेस्ट से आपको एनालाइज करने में इजी होगा जो आपके वीक टॉपिक है, जहां पे आप मैक्सिमम टाइम गलती करते हो। ये आपको रिपीटर्स हो, आपको पता होगा ठीक कैसे एनालाइज करने हैं अपने वीक टॉपिक्स, कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे वीक चैप्टर फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है, ट्रैक योर एवरी मॉक स्कोर। आपने अपने मॉक, हर एक मॉक का स्कोर जो है वो ट्रैक करना है। आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने 19 मई 2024 को एक मॉक दिया, ठीक है, ये 23 जून 2024 को दिया, ये 28 जुलाई 2024 को दिया। यहाँ पे आपको रेड क्यों मिलेगा, क्योंकि इधर जब जाओगे ना, स्कोर भले इसमें कितना, देखो इसमें तो स्कोर 156 आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इधर जब लास्ट में जाओगे ना, अभी पूरा मैं लगा नहीं पाया, जब लास्ट में आप जाओगे ना, जो परसेंटाइल थी ना, परसेंटाइल इसमें 90 से कम रही होगी मेरी, तो अगर मेरी 90 से कम परसेंटाइल आती थी तो मैं उसको रेड कर लेता था और देखता था उसमें क्या गलती करी, ठीक है। उस मॉक को मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करता था। आप देखो, यहाँ पे देखोगे, ये टीयर 2 जो है, ये टीयर 2 के मॉक है। यहाँ पे भी आप देखोगे इंग्लिश में 99 ही स्कोर है, ठीक है, बिलो एवरेज स्कोर है। तो इस तरह से मैं रेड में हाईलाइट कर लेता था जहां पे भी मेरे से स्कोर कम रहा होता था, ठीक है। और जो जहां पे अच्छा स्कोर रह जाता था उसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर लेता था। आप यहाँ पे देखोगे जीएस में 60 मार्क्स है। तो इस तरह से ना आपको एक्सेल सीट बना के, ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ एक्सेल सीट, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये एक्सेल सीट आपको मिलेगी। वहां पे आपको बस स्कोर अपना डालते जाना है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था, मेरे लिए मैं आपको कहूंगा कि मेरे हिसाब से ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो रिवीजन है, ठीक है। आप 5 किलो सिलेबस कवर करो और उसको आप 5 बार रिवाइज करो, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 किलो सिलेबस कवर करते हो और उसको 1 बार रिवाइज करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके 15 किलो एफर्ट लगा, यहाँ पे 25 किलो एफर्ट लगा, ठीक है, लेट्स को 2 बार रिवाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे 30 kg आपका एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे 25 kg एफर्ट लग रहा है, लेकिन ये आपको ज्यादा फ्रूट्स देकर जाएगा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और उसी को बार बार पढ़ना है। ये चीज हर कोई बताता है, यूपीएससी का टॉपर बताएगा, एसएससी का टॉपर बताएगा, हर कोई बताएगा, हमको भी ये पता है, लेकिन हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि नया सा कोई टॉपिक दिखा, नया सा कोई क्वेश्चन दिखा, करंट अफेयर हमें दिखी, हमें लालच आ जाता है कि ये पढ़ लो, हो सके क्वेश्चन मिल जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला माइंडसेट आपको चेंज करना है। आपको पहले सिलेबस करना है, फिर पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू आप कर चुके होंगे तो आप सीधा सेकंड स्टेज पे जाओगे। जो बुक मार्क क्वेश्चन होंगे ना, जो स्टार मार्क आपने कर रखे होंगे, सिर्फ वही करने हैं। अगर आपने पीवाईक्यू पहले नहीं किए थे तो आप बिल्कुल भी अब बुक नहीं उठाओगे। 300 क्वेश्चन परसेंटेज हो गए, 400 क्वेश्चन आपके किसी और टॉपिक के हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए, अब वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपको एक बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन करना है। जैसे जैसे रिवीजन आपका मल्टीपल रिवीजन होते जाएंगे ना, तो जो आपका टाइम कंज्यूम हुआ है रिवीजन करने में वो आपका ग्रेजुअली कम होता रहेगा। तो अब आगे देखो, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ये सारा आप ले लेना, और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रेटजी जो है ना, मैथ इंग्लिश वगैरह की, तो अभी मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।